नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। सबसे पहले आपको बताऊं आज किस किस की क्लास लगेगी, कौन कौन सा चैप्टर खुलेगा। बंगाल में हिंसा के पीछे ममता बनर्जी या बीजेपी, सच क्या है, आज इसके बारे में बात करेंगे। बंगाल में पत्थर चल रहे थे, ममता नरेंद्र मोदी को घेरने में बिजी थी, आज इसकी भी बात हो। इसके अलावा पाठशाला में सिर्फ अरविंद केजरीवाल ही नहीं, बल्कि आज देश देखेगा पीएम नरेंद्र मोदी की डिग्री, जिसको लेकर अरविंद केजरीवाल ने बड़ा हंगामा मचा रखा है कि पीएम अनपढ़ हैं। आज पीएम की डिग्री दिखाऊंगा और पूरा देश देखेगा। केजरीवाल ने पीएम मोदी की डिग्री मांगी तो क्या उन पर 25,000 का जुर्माना लगा, सच क्या है ये बताऊंगा। पीएम मोदी को अनपढ़ बताने पर तुले केजरीवाल का असल डर क्या है, आज वो डर भी आपके सामने रखूंगा। इसके अलावा पीएम मोदी को संसद के अंदर देखकर नया बवाल क्यों हुआ, उसका चैप्टर होगा। साथ ही बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है कि देश को अरबों रुपए की कमाई देने वाले कुत्ते बिल्ली से आपको मिलवाऊंगा। होटल, मसाज, सलून, जानवरों के ऐश पर खर्च होने वाले कैश का चैप्टर आज आप देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। इसके अलावा बच्चों ने ठुकराया तो मां बाप ने कैसे सुसाइड कर लिया, यह दर्द भरी कहानी भी होगी। और आखिर में बस और ट्रक की छत पर चलती कार के वायरल वीडियो का सच क्या है, यह आपको बताऊंगा। लेकिन पाठशाला में पहले दिन भर का रिवीजन, उसके बाद पहला चैप्टर। बिहार के सासाराम में मूर्ति विसर्जन के दौरान हिंसा भड़क गई। दो गुटों के बीच झड़प हुई और पत्थरबाजी शुरू हो गई। इसके बाद देखते ही देखते आगजनी हो गई, फायरिंग हो गई। तनाव को देखते हुए सासाराम में धारा 144 लगा दी गई है और इंटरनेट को भी बंद कर दिया गया। दिल्ली के कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर सीएम अरविंद केजरीवाल ने आज स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के बाद केजरीवाल ने कहा कि कोरोना से घबराने की कोई जरूरत नहीं है, सरकार जरूरी कदम उठा रही है। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 295 नए मरीज सामने आए। पंजाब पुलिस ने भगोड़े अमृतपाल के साथी जोगा सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। ड्राइवर जोगा सिंह के साथी अमृतपाल अमृतसर से फरार हुआ था। सूत्रों के मुताबिक अमृतपाल होशियारपुर के आसपास किसी धार्मिक स्थल या किसी घर में छुपा हो सकता है, जिसे पकड़ने के लिए पुलिस ने सर्च ऑपरेशन तेज किया है। केंद्र सरकार ने छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दर बढ़ा दी है। ब्याज दरों में 10 बेसिस पॉइंट तक की बढ़ोतरी की गई है। पोस्ट ऑफिस की बचत योजना एनएससी में ब्याज दर 7% से बढ़कर 7.7% कर दिया गया है। इसके अलावा सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, सुकन्या समृद्धि योजना, किसान विकास पत्र जैसी योजनाओं में भी ब्याज की दरें बढ़ा दी गई हैं। नई ब्याज दर कल से लागू हो जाएगी। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलें बढ़ गई हैं। साल 2016 में पॉर्न स्टार को पैसे देने के एक मामले में जूरी ने जांच के बाद ट्रंप के खिलाफ आपराधिक केस चलाने को मंजूरी दे दी, जिसके बाद ट्रंप को सरेंडर करना पड़ सकता है। अगर उन्हें इस मामले में गिरफ्तार किया जाता है या उन्हें सजा सुनाई जाती है तो वो इस तरह की कार्रवाई का सामना करने वाले पहले अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति होंगे। तो ये हो गया दिन भर का रिवीजन। अब पाठशाला की पहली क्लास और इसमें बंगाल में जो हिंसा हुई उसका चैप्टर। जब बंगाल में पत्थर चल रहे थे तो ममता मोदी को घेरने में बिजी थी। बंगाल में हिंसा के पीछे ममता या बीजेपी, सच क्या है, इसकी बात करते हैं। जब भी बंगाल में हिंसा होती है, ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रही, जब भी होती है, कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े होते हैं, तो ममता बनर्जी एक ही काम करती है, वो सब कुछ बीजेपी पर डाल देती है या बीजेपी और लेफ्ट पर डाल देती है कि अरे बॉस ये तो सब बीजेपी का किया धरा है। हावड़ा में आज दूसरे दिन भी हिंसा हुई और ममता बनर्जी ने हर बार की तरह ये ठीकरा बीजेपी पर फोड़ दिया कि ये बीजेपी के लोग हैं, हिंदूवादी लोग हैं, ये बीजेपी करा रही है वगैरह वगैरह। ये हर बार की तरह उन्होंने बीजेपी पे डाल दी। हालांकि बेसिक सा प्रश्न है, बीजेपी कराए, ए कराए, बी कराए, सी कराए, ये नहीं होने देने की जिम्मेदारी तो आपके ऊपर है। और जब आपको पता ही रहता है कि बीजेपी कराती है तो रोक क्यों नहीं पाती? क्योंकि सवाल तो यह उठना चाहिए कि कैसे एक ही जगह पर एक बार नहीं 2 बार हिंसा हो गई एक ही जगह पर और राज्य की पुलिस कुछ नहीं कर पाती है। हावड़ा में आज भी उसी शिवपुर इलाके में हिंसा भड़की जहां कल आगजनी हुई थी, हंगामा हुआ था। कल जो हिंसा भड़की थी उसके बाद इलाके में भारी भरकम फोर्स भी लगी हुई थी, लेकिन आज दोपहर को पुलिस के सामने ही पथराव होने लगा।
हावड़ा के जिस इलाके में आज फिर से हिंसा हुई, उसकी पहले आपको सुबह की तस्वीरें दिखाता हूं। सुबह इस इलाके में टाइम्स नाउ नवभारत के रिपोर्टर मौजूद थे। उन्होंने दिखाया कि कैसे इलाके में चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है, रैपिड एक्शन फोर्स के जवान तैनात हैं। हमारे रिपोर्टर ने यह भी दिखाया कि कल जो हिंसा हुई थी उससे जुड़ी हुई जितनी चीजें थी वो रात में साफ हो गई। जैसे सड़क पर से पत्थर पड़े हुए जो थे वो हटा दिए गए, जले हुए वाहन हटा दिए गए थे। हिंसा के दौरान जो बिजली के खंभे और तारों को नुकसान हुआ था वो ठीक किया जा रहा था। यानी कुल मिलाकर सुबह सब काबू में दिख रहा था और यह साफ था कि भारी पुलिस तैनात है। इसके बावजूद दिन में पत्थरबाजी कैसे हो गई, यही सबसे बड़ा प्रश्न बना, क्योंकि कल रामनवमी पर हिंसा हुई थी, आज जुमे के दिन हिंसा हो गई। आज शुक्रवार का दिन था, इसलिए नमाज अदा करने के लिए भारी भीड़ जुटी। इलाके में पुलिस भी मौजूद थी, इसके बावजूद हिंसा नहीं रुक पाई। हावड़ा की तस्वीरें आपको दिखाता हूं। रोड पर लोगों की भारी भीड़ है, वो पत्थरबाजी कर रहे हैं। पुलिस भी सामने ही, आप देखिए पत्थर चल रहे हैं, पुलिस के सामने चल रहे हैं। जैसे ही पुलिस उनके सामने बढ़ती है लोग पीछे हट जाते हैं, लेकिन पुलिस के बार बार कहने पर भी सड़क से हटते नहीं है। एक बार ये तस्वीर फुल फ्रेम दिखाइए, आवाज सुनाइए। तो आपको पुलिस दिख रही है, वहां पीछे पत्थर चलाते लोग भी दिख रहे हैं और यह वही इलाका है जहां कल हिंसा हुई थी। हावड़ा का एक और वीडियो देखिए। सड़क पर भारी भीड़ दिखती है, पत्थरबाजी करती भीड़ दिखती है और पुलिस वहां पर खड़ी है, लेकिन पत्थर चल। एक और वीडियो आपको दिखाता हूं, ये गली की तस्वीर है। गली के बाहर उपद्रवी दिख रहे हैं, गली के अंदर टूटी हुई कुर्सियां पड़ी हुई हैं, गली के अंदर घुसकर पत्थरबाजी करते दिखते हैं। एक बार फुल फ्रेम दिखाइए। गेट खोल दिया, गेट खोल दिया, मम्मी वो लोग अंदर आ रहे हैं, पापा को बोलो। ओह शिट शिट। लोग घबराए हुए हैं आसपास कि गेट खोल दिया, गेट खोल दिया, मम्मी ये लोग अंदर आ रहे हैं, पापा को बताओ ये लोग अंदर आ रहे हैं। इतना लोगों में पैनिक है और डर है उस इलाके में जहां पुलिस तैनात है, और उसके बावजूद ये लोग वो कर रहे हैं जो वो करना चाहते हैं। और ममता बनर्जी सब कुछ बीजेपी पे डाल दे। चल मान लिया कोई जिम्मेदार हो, लेकिन ये रोकने की जिम्मेदारी किसकी थी? वो तो तय है ना कि वो राज्य की सरकार की है, राज्य की पुलिस की जिम्मेदारी है। हिंसा फैलाने वालों ने मीडिया को भी अपना निशाना बनाया। वहां रिपोर्टिंग कर रहे हैं हमारे रिपोर्टर कुंदन सिंह पर 2 बार हमला हुआ। पहले सुबह 10:15 बजे कुछ लोग कुंदन सिंह को रिपोर्टिंग करने से रोकने लगे। खून से लहू लिहान कुंदन को देखिए। यह बंगाल है जहां रिपोर्टिंग करने गए पत्रकार, तो उनको इस तरह से मारा जा रहा है। पहले उन्हें रोका जाने लगा, उनसे बहस होने लगी, फिर दोपहर 1:30 बजे उनके साथ मारपीट करने लगे लोग। उपद्रवियों की एक भीड़ उनकी तरफ आई और उन पर हमला कर दिया। उपद्रवियों ने उनका कैमरा बंद कराने की कोशिश की और जिस कार में कुंदन थे उसका शीशा और गेट तक तोड़ने की कोशिश हुई। एक बार तस्वीरें देखिए वहां कुंदन हमारे रिपोर्टर के साथ क्या हुआ। खबर मत दिखाइएगा, बिल्कुल जो रियल खबर है वही दिखाइएगा, बता दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे कभी दंगा नहीं होता है, आप उल्टा पुल्टा खबर मत दिखाइएगा। आपने कैमरा बंद कर दीजिए, बंद कर कैमरा बंद कर दीजिए, बंद। कुंदन की कमीज पर खून लगा है, उनके चेहरे पर खून लगा है और उनसे वहां मौजूद लोग कह रहे हैं कि वही दिखाइएगा जो यहां पर हो रहा है। तो क्या कैमरे में हम क्या एनिमेट करके डाल देंगे? कह रहे हैं यहां कभी हिंसा नहीं होती। 24 घंटे के अंदर 2 बार हिंसा हो रही है और कह रहे हैं यहां कभी हिंसा नहीं होती। और अगर हिंसा नहीं होती तो पत्रकारों को क्यों रोक रहे हो? कैमरा में दिखाओ मत, ये मत दिखाओ। भाई कैमरा क्या अलग से हवा से कैद कर लेगा तस्वीरें? वहां पत्थर नहीं चल रहे होंगे और कैमरा ऑन होगा तो क्या एनिमेशन में डाल देंगे कि पत्थर चल रहे हैं? बंगाल में हिंसा फैलाने वाले हावी दिखते रहे, पुलिस के होते हुए भी हिंसा होती रही और इसके बावजूद ममता बनर्जी खुद के शासन प्रशासन को चुस्त करने की जगह दूसरों को जिम्मेदार ठहरा रही। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि हिंसा के लिए बीजेपी और बजरंग दल जैसे संगठन जिम्मेदार हैं। बीजेपी ने बाहर से गुंडे बुलवाए थे। एक बार ममता बनर्जी को सुन लीजिए। সবাইকে বাইরে থেকে
ভাড়া করা গুন্ডা দিয়ে মেরে দাও, আগুন লাগিয়ে দাও, দাঙ্গা লাগিয়ে দাও। তোমাদের মিছিল করতে কেউ বারণ করেনি। তুমি তরোয়াল নিয়ে বুলডোজার নিয়ে মিছিল করবার পারমিশন অধিকার তোমায় কে দিয়েছে? আজকে আমি শুনেছি হাওড়ায় ওরা এমনকি বুলডোজারও ইউজ করেছে। হোয়াট অডাসিটি দে হ্যাভ গট। তোমার যে রুট ছিল সেই রুট তুমি চেঞ্জ করলে কেন? তুমি আনঅথরাইজড রুটে গেছো ইচ্ছা করে একটা কমিউনিটিকে ধাক্কা দেওয়ার জন্য এবং হামলা করার জন্য। তোমরা জেনে রেখো, হামলা করে যদি কেউ ভাবো মামলা করে রেহাই পাবে, তাহলে জেনে রাখবে এমন একদিন আসবে হামলাই করো আর মামলাই করো, জনতার আদালতে টিকবে না অন্যায়, টিকবে না ফন্দি, জনগণের আদালতে হতে হবে বন্দি। তৈরি থাকো। ममता बनर्जी कह रही हैं कि रूट बदल दिया। अरे बदल दिया तो बदलने कैसे दिया? पुलिस क्या कर रही? बाहर से गुंडे ऐसे ही आ जाते हैं, आपकी पुलिस को पता नहीं चलता? पुलिस रोक क्यों नहीं पाती? बुलडोजर लेकर क्यों निकल रहे थे? अरे भाई बुलडोजर लेके जा रहे थे तो रोकते। बुलडोजर क्या छोटा सा ऐसा टॉय बुलडोजर लेके जा रहे थे कि वहां गए और पॉकेट से निकाल दिया? आपको इतना बड़ा आपकी पुलिस को बुलडोजर नहीं दिखा? सारी जानकारी है कि कर कौन रहा है, कहां से लोग आए, सब पता है, तो रोकना ना चाहिए था। और मान लीजिए रामनवमी के दिन रूट बदल गया, ये हो गया, वो हो गया, 10 चीजें हो गई। जब रामनवमी खत्म हो गया, अगले दिन क्या हो गया? उस दिन ये लोग कौन से आए? ये भी बीजेपी लेकर आई है, ये भी हिंदूवादी संगठन लेकर आए हैं, ये भी बाहर से आए हुए लोग हैं जो पत्थर चला रहे हैं। ममता बनर्जी खुद के प्रशासन को देखने की जगह जो जो बातें कर रही हैं, उसे वो जिम्मेदार किसको किसको कर रही हैं कि भाई जिम्मेदार कौन है? ममता बनर्जी के हिसाब से आप चलिएगा, ममता के जिम्मेदार, ममता के हिसाब से जिम्मेदार कौन कौन है भाई? एक तो बीजेपी, बीजेपी सब कर रही है। दूसरा हिंदू संगठन है, बजरंग दल वगैरह वगैरह, इनका नाम ले लो कि भाई ये जिम्मेदार हैं। तीसरा बाहर से आए गुंडे, चौथा कि रूट क्यों बदल दिया भाई, मुस्लिम इलाके में क्यों चले गए? यानी सारी जिम्मेदारी दूसरों की थी, जबकि ममता बनर्जी को यह बताना चाहिए कि हिंसा रोकने में पुलिस नाकाम क्यों दिखी। कोई था बाहर का, ABC, अमेरिका से आए, यूरोप से आए, इंडिया से आए, बीजेपी से आए, बजरंग दल से आए, पुलिस क्या कर रही थी बॉस? पिछले साल भी हिंसा हुई थी तो अलर्ट पर क्यों नहीं रहे? पहली बार तो हुआ नहीं। राज्य का इंटेलिजेंस क्या कर रहा था? उसको नहीं पता चला बुलडोजर लेकर जा रहे हैं, रूट बदल रहे हैं, बाहर से गुंडे बुलाए जा रहे हैं, कुछ पता नहीं चला। कल हिंसा हुई तो आज फिर से हिंसा कैसे हो गई? कल वाली तो चलिए फलाने लोगों ने कर दी, आज वाली? आज तो कोई रामनवमी का जुलूस नहीं निकल रहा था। ममता बनर्जी ने हिंसा के लिए बीजेपी और उसके संगठनों को जिम्मेदार बता दिया। लेकिन सवाल यह है कि हिंसा तो उन राज्यों में भी हुई जहां बीजेपी की सरकार है। बंगाल में आप कह रही हैं कि बीजेपी ने करा दिया, ओके ठीक है, बीजेपी ने करा दिया, थोड़ी देर के लिए मान ली। लेकिन रामनवमी पर हिंसा ये और कहां हुई? ये तो बहुत गुजरात में भी हुई। गुजरात में किसकी सरकार है? बीजेपी की सरकार है। तो क्या बीजेपी की अपने ही राज्य में खुद से हिंसा करा रही थी? बंगाल में आप कह रही है बीजेपी करा रही थी, गुजरात के अंदर बीजेपी अपने ही सरकार में खुद से हिंसा करा रही है। और अभी तो वहां चुनाव भी नहीं है, अभी चुनाव जीता उन्होंने, तो किस चीज के लिए करा रहे? इसके अलावा महाराष्ट्र में रामनवमी के दिन हिंसा हो गई, वहां भी बीजेपी की सरकार है, तो क्या महाराष्ट्र के अंदर भी बीजेपी ने खुद ही हिंसा करा ली कि नहीं करा लेते हैं? बीजेपी प्लस सहयोगी की सरकार है वहां पर। तो ममता बनर्जी अगर ये कह रही है कि बीजेपी की साजिश है, तो बात अपने आप में कैसे साबित होगी? क्योंकि हिंसा तो उन राज्यों में भी हो रही है रामनवमी के जुलूस पर जहां खुद बीजेपी की सरकार है। वहां बीजेपी को जवाब देना चाहिए कि वो क्यों नहीं रोक पा रहे ये सब। क्या रामनवमी पे जुलूस निकालना इस देश में मुश्किल हो जाएगा क्या? और ममता बनर्जी को तो यह देखना चाहिए कि यूपी जैसा सबसे बड़ा राज्य जहां योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, वहां तो रामनवमी पर कोई हिंसा नहीं हुई।
रामनवमी पर अगर आप यूपी में हिंसा के केसेस की बात करेंगे, 0 केस आए वहां पर। क्यों? वहां तो किसी को कोई बात नहीं बुरी लगी। यहां तो यहां तक कह दिया गया डीजे बज रहा था, उससे आहत हो गए। यूपी में भी डीजे बजा होगा, वहां तो आहत नहीं हुए, क्योंकि वहां योगी की कानून व्यवस्था लोगों को समझ में आती है। इसके अलावा बिहार जैसे उन राज्यों में भी हिंसा हुई जहां पर विपक्ष की सरकार है, जैसे बिहार के सासाराम में रामनवमी के बाद आज जमकर हिंसा हुई। 2 पक्षों के विवाद के बाद पत्थरबाजी हो गई, वाहनों में तोड़फोड़ की गई, इस दौरान गोलियां तक चल गईं, जिसमें एक व्यक्ति घायल हो गया। एक दुकान आग लगने के बाद तनाव की स्थिति बन गई। जिले के कादिरगंज, मुबारकगंज, चौखंडी, नवरत्न बाजार में दुकानें बंद कर दी गई हैं। हिंसा वाले इलाके में बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। हिंसा को देखते हुए जिले के कई इलाकों में धारा 144 लागू कर दी गई। लेकिन बंगाल को लेकर सबसे बड़ा सवाल है कि कल जहां हिंसा हुई वहां आज कैसे फिर से हिंसा हो गई। अब इसमें 2 बातें हैं। पहली बात तो यह कि जब पश्चिम बंगाल में इस तरह से माहौल बिगड़ा तो इसके बीच में ममता बनर्जी 2 दिन से मोदी विरोध में धरने पर बैठी थी। वो वॉशिंग मशीन में काला कपड़ा डालकर व्हाइट कपड़ा निकालना कैसे बीजेपी करती है, लोगों को साफ कर देती, इसी में बिजी थी। दूसरी बात यह कि हावड़ा में आज क्या हिंसा इसलिए भड़की कि ममता बनर्जी ने 2 दिन से ऐसे बयान दिए जिनसे कई लोगों को यह लगा कि एक समुदाय पीड़ित है, और ऐसे बयानों से आज जुमे के दिन हिंसा फैलाने वालों को हिम्मत मिल गई क्या कि उनका तो कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। 2 दिन पहले ममता बनर्जी ने जो बयान दिया था, आपको सुनवाता हूं, सुनिए। রামনবমীর দিন যা অস্ত্র পাবো নিয়ে বেরোবো, দেখবো কে কি করতে পারে। একটা মুসলিম এরিয়ায় গিয়ে হামলা করলে মনে রেখো তার বিরুদ্ধে আইনত পদক্ষেপ নেবে। মিছিল মিটিং করার তোমার অধিকার আছে, দাঙ্গা করার অধিকার নেই। আজকে আমি শুনেছি হাওড়ায় ওরা এমনকি বুলডোজারও ইউজ করেছে। হোয়াট অডাসিটি দে হ্যাভ গট। রিপ্লাই তোমায় দেবো। हावड़ा में हुई हिंसा के मामले पर ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने बीजेपी और शोभा यात्रा पर ही सवाल खड़े कर दिए। अभिषेक बनर्जी की बातें सुनिए। कह रहे हैं कि पुलिस की इजाजत के बिना विश्व हिंदू परिषद ने जुलूस निकाल कैसे दिया, तभी रोक देना था। बीजेपी ने जबरदस्ती और गुंडागर्दी से जुलूस का रास्ता बदल दिया। तो मतलब बंगाल के अंदर लोग जबरदस्ती और गुंडागर्दी करके रास्ता बदल सकते हैं, पुलिस कुछ नहीं कर पाती। तीसरा तर्क दे रहे हैं कि तलवार और बंदूक लेकर राम का जुलूस कैसे निकल सकता है, बॉस देश भर में निकलता है। अब आप बताएंगे कि जो रामनवमी का जुलूस निकलता है उसमें क्या तरीका होना चाहिए। आपका काम है कि वहां कानून व्यवस्था को मैनेज करना। मुसलमानों के भी कई त्योहार होते हैं जिसमें हथियार लेकर लोग निकल जाते हैं, तो क्या उनसे पूछा जाता है कि उनके त्योहार में यह कैसे हो रहा है। राम की शोभा यात्रा में डीजे क्यों बज रहा था, अब बॉस ये भी तय होगा कि शोभा यात्रा में डीजे बजेगा या नहीं बजेगा, और डीजे बज जाएगा तो क्या उस पर पत्थर चल जाएंगे। क्या ये कौन से तर्क है। और ऐसी बातें करेंगे आप तो दूसरा पक्ष जो है उसको तो यही लगेगा कि हमने ठीक किया। फिर हाँ भाई, हमें डीजे सुन के गुस्सा आ गया। अरे तुम्हारे डीजे सुन के गुस्सा आ गया तो डीजे नहीं बजेगा क्या, शोभा यात्रा नहीं निकलेगी क्या। देश भर में चल रहा है, शोभा यात्रा निकलती है, डीजे बजता ही बजता है, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। यूपी में बजा डीजे, वहां तो कोई आहत नहीं हुई, वहां सेंटीमेंट हर्ट नहीं हुए। बंगाल में डीजे सुन के सेंटीमेंट हर्ट हो रहा है, और क्या सिर्फ हिंदू कार्यक्रम में डीजे बज गए, दूसरे किसी में नहीं बजते। ये कैसी प्रथा है जहां रास्ते पर चिल्लाकर शोभा यात्रा का नाम देकर जुलूस निकाला जाता है। माहौल खराब करने के लिए हिंसक तरीके से डीजे बजाएगा, हिंसक तरीके से डीजे बजते हैं। ये नया आया है, ये हमारा हिंदू धर्म नहीं है। हम स्वामी विवेकानंद के हिंदू धर्म में विश्वास करते हैं, योगी आदित्यनाथ के नहीं। अरे भैया, योगी आदित्यनाथ का हिंदू धर्म जैसा भी हो, यूपी में तो हिंसा नहीं हुई, लेकिन जिन्हें हिंसा रोकनी चाहिए वो कभी डीजे को जिम्मेदार बता रहे हैं, कभी शोभा यात्रा किस तरीके से निकली उसको जिम्मेदार बता रहे हैं, लेकिन पत्थर चलाने वाले को जिम्मेदार ना बता देना। उनको बचा के रखो भाई। लेकिन वीएचपी ने कहा कि यह यात्रा किसी के घर के अंदर से नहीं निकल रही थी, बल्कि सार्वजनिक रूप से निकली थी, और ऐसे ही दूसरे धर्मों की यात्रा भी मंदिर के सामने से निकलती है, और सार्वजनिक रूट किसी एक समुदाय के लिए कैसे फिक्स हो सकते हैं। वीएचपी ने यह भी दावा किया कि यात्रा का कोई रूट बदला नहीं गया था, और रूट के सभी पुलिस थानों को पहले से जानकारी दी गई। क्या सच्चाई है?
मैं आपको बता दूं, पिछले 10 साल से हम उसी जगह से यात्रा निकाल रहे हैं और हर साल हम पुलिस को जनाते हैं। इस साल हम पुलिस को, आप अगर ध्यान देंगे तो हमने 1 मार्च को भी एक चिट्ठी भेजी है। ये जो लेटर आप दिखा जी जी जी, हमने सारे थानों को इन्फॉर्मेशन जनाई है, कमिश्नर से लेके यहाँ तक कि रेलवे तक को भी इन्फॉर्मेशन हमने जनाई है कि हमारी यात्रा तो आप निकलेगी। ये कह रहे हैं कि उस रूट में जितने भी पुलिस स्टेशन है जी। सबको आपने इन्फॉर्म किया है, उनसे रिसीविंग की कॉपी ली है? जी जी। तो जिन लोगों ने शोभा यात्रा निकाल रही वो तो कागज दिखा रहे हैं कि भाई रूट की जानकारी दी गई थी पुलिस को। अभिषेक बनर्जी कह रहे हैं जानकारी नहीं दी गई थी। और ये पहली बार नहीं है कि ममता बनर्जी ने जिम्मेदारी बीजेपी पे डाल दी। इसके पहले भी कुछ भी कर लीजिए बंगाल में, हर चीज की जिम्मेदारी बीजेपी पे डाल दो, लेफ्ट पे डाल दो, ऑपोजिशन पे डाल दो और बच जाओ। यहां तक कि जो पोस्ट पोल वायलेंस हुआ था, जिस पर एनएचआरसी ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि बंगाल में तो लगता ही नहीं कि रूल ऑफ लॉ है, लॉ ऑफ रूलर चल रहा है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने खिंचाई की थी ममता सरकार की, उसमें भी ममता बनर्जी ने कह दिया था कि कुछ तो हुआ ही नहीं था। बंगाल में बार बार ऐसी चीजें हो रही हैं और ममता बनर्जी को गंभीरता से सोचना चाहिए कि यह क्यों हो रहा है। सब कुछ बीजेपी पर डाल दीजिएगा, ठीक है, आपकी पॉलिटिक्स को सूट कर सकता है, लेकिन जिन लोगों ने आपको चुना है उनको यह सूट नहीं करता मैडम। उनकी आपसे उम्मीदें हैं, हिंदुओं की भी आपसे उम्मीदें हैं, मुसलमानों की भी आपसे उम्मीदें हैं। पाठशाला में अब पीएम मोदी की डिग्री का चैप्टर। पीएम मोदी की डिग्री आज केजरीवाल ही नहीं पूरे देश को पाठशाला में दिखाऊंगा। केजरीवाल ने पीएम मोदी की डिग्री मांग ली तो क्या उन पर 25,000 का जुर्माना लगा, इसका सच बताऊंगा। पीएम मोदी को अनपढ़ बताने पर तुले केजरीवाल का डर क्या है, इसका चैप्टर। अरविंद केजरीवाल पिछले कुछ अरसे से पीएम मोदी को अनपढ़ बताने में जुटे हैं और लोगों को यह समझा रहे हैं कि अनपढ़ या कम पढ़े लिखे पीएम देश के लिए सही नहीं। लेकिन आज खुद अरविंद केजरीवाल की समझदारी पर सवाल उठ गए, क्योंकि पीएम मोदी की डिग्री से जुड़े मामले में केजरीवाल पर गुजरात हाईकोर्ट ने 25,000 का जुर्माना लगा दिया। गुजरात हाईकोर्ट ने पीएम मोदी की डिग्री को लेकर सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन यानी सीआईसी के 7 साल पुराने आदेश को खारिज कर दिया। सीआईसी ने गुजरात यूनिवर्सिटी को आदेश दिया था कि आरटीआई के तहत वो पीएम मोदी की डिग्री की जानकारी अरविंद केजरीवाल को दे, लेकिन गुजरात हाईकोर्ट ने सीआईसी के आदेश को रद्द कर दिया और अरविंद केजरीवाल पर 25,000 का जुर्माना ठोक दिया। अब केजरीवाल की पार्टी के नेता यह माहौल बना रहे हैं कि पीएम की डिग्री के बारे में पूछ लिया तो जुर्माना लगा दिया गया। लेकिन यह जुर्माना लगा क्यों, यह आपको अभी मैं बताऊंगा, उसका सच बताऊंगा, पीएम की डिग्री भी दिखाऊंगा। लेकिन एक बार सुन लीजिए कि आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह इसे क्या रूप दे रहे हैं। क्या ये देश एक गैर पढ़े लिखे अनपढ़ प्रधानमंत्री के होने का खामियाजा भुगतता रहेगा? कभी आप जीएसटी जैसा फैसला लेते हैं, व्यापारियों को बर्बाद करते हैं, कभी 3 काले कानून का फैसला लेते हैं, किसानों को बर्बाद करते हैं, कभी नोटबंदी का फैसला लेकर देश की अर्थव्यवस्था को चौपट करते हैं, बर्बाद करते हैं, कभी पूरी दुनिया के मंचों पर जाके ऐसी बात करते हैं, ए स्क्वायर, बी स्क्वायर, सी स्क्वायर, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं, ब्रैकेट स्क्वायर, होल स्क्वायर, कुछ भी बोलते रहते हैं। अब डिग्री पे जुर्माना हो जा रहा है, डिग्री पूछ लो तो। मतलब भारत के प्रधानमंत्री की डिग्री के बारे में देश के 140 करोड़ लोगों को क्यों नहीं पता होना चाहिए? तो ये मतलब जिस मुकदमे में केजरीवाल जी पार्टी भी नहीं है, उसमें जुर्माना हो रहा है। एक तो इस देश में न्यायपालिका को कुछ लोग मजाक समझने लगे हैं। शायद न्यायपालिका से फैसला आता है और उसमें ऐसा राजनीति घुसेड़ दी जाती है कि पीएम की डिग्री मांग ली इसलिए गुजरात हाईकोर्ट ने क्या जुर्माना लगा दिया होगा। यह आरोप का क्या मतलब है कि गुजरात हाईकोर्ट क्या पीएम की डिग्री मांगने पर जुर्माना लगा देती है? सेटिंग गेटिंग चल रहा है। देखिए बॉस, सच मैं आपको बताता हूं, केजरीवाल पर जुर्माना इसलिए नहीं लगा कि उन्होंने पीएम की डिग्री मांग ली, इसलिए लगा क्योंकि उन्होंने जानबूझकर उस मामले को खींचा
जानबूझकर ऐसे मामले को कानूनी प्रक्रिया में उलझाया जो कोई मुद्दा ही नहीं था। पीएम मोदी की डिग्री ऐसा ही मामला था जिस पर केजरीवाल ने गुजरात यूनिवर्सिटी में आरटीआई लगाई थी। इसी मामले में सीआईसी ने ऑर्डर दिया था कि पीएम मोदी की डिग्री दिखाई जाए, जबकि गुजरात यूनिवर्सिटी ने पीएम मोदी की डिग्री वेबसाइट पर अपलोड कर दी थी। लेकिन सैद्धांतिक तौर पर सीआईसी के ऑर्डर को चैलेंज करने के लिए गुजरात यूनिवर्सिटी हाईकोर्ट गई, क्योंकि वो आरटीआई एक्ट के दायरे में नहीं आती। अब जब गुजरात हाईकोर्ट से फैसला आया तो सीआईसी के ऑर्डर को खारिज किया गया और केजरीवाल पर भी जुर्माना लगा दिया गया, क्योंकि केजरीवाल भी इस केस में यह जानकारी चाह रहे थे। पार्टी जब किसी कोर्ट को लगता है कि कोई मुद्दा जानबूझकर अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कानूनी प्रक्रिया में उलझाया गया है, तब इस तरह का जुर्माना लगाया जाता है। कोर्ट ने इसलिए नहीं लगा दिया कि आपने डिग्री मांग ली, इसलिए जुर्माना लगा दिया कि आपकी मंशा ठीक नहीं रही होगी। और यही केजरीवाल के साथ हुआ। आप पहले गुजरात हाईकोर्ट के फैसले में क्या लिखा है वो देख लीजिए, जो पीएम मोदी की डिग्री के मामले में फैसला आया है। उसके बाद डिग्री भी दिखाऊंगा। गुजरात हाईकोर्ट ने फैसले में लिखा है कि यूनिवर्सिटी ने 9 मई 2016 को पीएम मोदी की डिग्री वेबसाइट पर अपलोड कर दी थी। भाई, वेबसाइट पर डिग्री पड़ी है, तुम मांग क्या रहे हैं आप? इससे साबित होता है कि जानकारी छुपाने का कोई इरादा ही नहीं था। इसके बावजूद अपने उद्देश्यों के लिए इस मुद्दे को खींचा। हाईकोर्ट के फैसले में दूसरी बड़ी बात यह लिखी गई है कि यूनिवर्सिटी सालों से कई लाख छात्रों को कई लाख डिग्रियां दे चुकी है। अगर डिग्री दिखाने के आदेश पर रोक नहीं लगी तो किसी दूसरे की डिग्री की जानकारियां लेने की बाढ़ आ जाएगी। यही काम बचा है क्या देश में यूनिवर्सिटीज का, कि आरटीआई आएगी और वो डिग्री देती रहेगी? लेकिन बावजूद इसके कि सवाल उठाए तो 2016 में ऑनलाइन डिग्री पड़ी हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गुजरात यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर। हाईकोर्ट के फैसले में लिखा गया है कि यहां तक कि इस केस की सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल ने यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से यह सुनिश्चित कर लिया था और कोर्ट को बता दिया था कि पीएम मोदी की डिग्री यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर मौजूद है। जो चीज वेबसाइट पर मौजूद है वो अरविंद केजरीवाल को मिल ही नहीं रही है। दिन रात अनपढ़ पीएम कर रहे हैं, डिग्री दिखाइए कर रहे हैं। और डिग्री देखने का इतना शौक है, डिग्री तो दिखाई जा चुकी। 9 मई 2016 को गुजरात यूनिवर्सिटी ने पीएम मोदी की डिग्री की जानकारियां अपलोड की और अगले ही दिन 2016 में, ये 2016 की तस्वीरें दिखा रहा हूं, अमित शाह और अरुण जेटली ने सबके सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पीएम की डिग्रियां दिखाई। पूरे देश ने देखा। अरुण जेटली जी अब इस दुनिया में नहीं है, ये 2016 की तस्वीरें हैं। अमित शाह, अरुण जेटली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी दुनिया को, पूरे देश को पीएम की डिग्री दिखा चुके। ये कौन सी डिग्री देखना चाह रहे हैं केजरीवाल भाई, समझ ही में नहीं आ रहा। ये देखिए मेरे पास भी रखी हुई है ये 2 डिग्रियां। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्रियां हैं, किसी को भी मिल जाएंगी, जरा सा इंटरनेट तो आता होगा। ये देखिए दिल्ली विश्वविद्यालय और गुजरात यूनिवर्सिटी दोनों की डिग्री, और इसमें लिखा क्या है ये देखिए, मास्टर ऑफ आर्ट्स की डिग्री है। लिखा है नरेंद्र दामोदर दास मोदी, वी द चांसलर, वाइस चांसलर एंड मेंबर्स ऑफ द कोर्ट ऑफ द गुजरात यूनिवर्सिटी सर्टिफाई दैट द with signed Narendra Damodar Das Modi having been examined for the degree of Master of Arts external and adjudged to have passed in the first class the degree of Master of Arts। लिखा हुआ है। ये क्या ढूंढ रहे हैं? घर में सामने चश्मा पड़ा है और मोहल्ले में पूछ रहे हैं मेरा चश्मा देखा क्या, मेरा चश्मा देखा क्या, और जबकि दिख रहा है कि चश्मा है, सामने है डिग्री। बावजूद इसके अरविंद केजरीवाल ये पूछ रहे हैं कि कितने पढ़े लिखे हैं पीएम। अच्छा, मई 2016 में अमित शाह और अरुण जेटली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पीएम की डिग्री दिखाई। दिसंबर 2016 में ये भाई साहब अरविंद केजरीवाल फिर से पीएम की डिग्री मांग रहे थे। आप सुनिए एक बार 2016 के दिसंबर का अरविंद केजरीवाल जी का बयान। अब लोग जानना चाहते हैं कि आखिर मोदी जी कितने पढ़े लिखे हैं। अपने भाषणों में वो कहते रहे हैं कि मैं स्कूल के बाद कॉलेज नहीं गया, लेकिन फिर उन्होंने दिखाया कि मैंने कॉरेस्पॉन्डेंस से डिग्री करी थी, लेकिन बाद में निकल के आ रहा है कि उनकी डिग्री फर्जी है। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ने ऑर्डर पास किए थे
कि वो डिग्रियों से संबंधित जितने भी कागजात और रिकॉर्ड्स हैं वो अरविंद केजरीवाल को दिखाए जाएं। अगर डिग्री सही है तो उनको दिखाने में क्या हर्ज है? अरे भाई, डिग्री और कैसे दिखाई जाती है? अब क्या करें? फ्रेम में मड़वा के भिजवाएं घर पर? क्या करना होगा डिग्री दिखाने के लिए? समझ में नहीं आ रहा। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिख गई, वेबसाइट पे पड़ी, और क्या दिखाना है? 2016 से 2023 आ गया, लेकिन केजरीवाल पीएम मोदी की डिग्री पर अटके हुए हैं। और अब जब गुजरात हाईकोर्ट से केजरीवाल पर जुर्माना लग गया तो कह रहे हैं कि डिग्री की जानकारी मांगने पर जुर्माना लगा दिया जाता है। लेकिन गुजरात हाईकोर्ट के फैसले में क्या लिखा है वो आप खुद देखिए। फैसले में यह भी लिखा है कि सॉलिसिटर जनरल की तरफ से यह सबमिट किया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शैक्षिक योग्यता से जुड़ी जानकारियां और डिग्री की कॉपी पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है। पीएम मोदी की डिग्री का डिजिटल वर्जन सोशल मीडिया की कई वेबसाइट्स पर भी उपलब्ध है, कई न्यूज पोर्टल पर भी, और साथ ही यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। आपको भी ये डिग्रियां दिखाई मैंने कि कैसे जब मुझे मिल गई तो केजरीवाल जी को नहीं मिल रही हैं। नरेंद्र मोदी की डिग्री भी गुजरात यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर है। डिग्री के साथ साइड में ऐसे इसे अपलोड करने वाली तारीख भी लिखी है, 9 मई 2016। साथ में गुजरात यूनिवर्सिटी ने लिखा है कि इसमें उनके एमए पार्ट 1 की मार्कशीट दिख रही है और हमें एमए पार्ट 2 की मार्कशीट भी दिख रही है। मतलब सिर्फ डिग्री नहीं है, पीएम मोदी को कितने नंबर आए थे ये भी है। और आप में से जो लोग वेबसाइट पर नहीं जाएंगे, कल को डिग्री देखने बाद कहेंगे हमको क्या पता पास हुए थे कि नहीं हुए थे, उनको जो मार्कशीट अपलोडेड है वो भी बता देता हूं। पीएम मोदी के मार्क्स कितने आए थे ये सुन लीजिए, ये मार्कशीट भी पड़ी हुई है गुजरात यूनिवर्सिटी में। एमए पार्ट 1 में पीएम मोदी को 400 में 237 नंबर आए थे। 400 में 237 नंबर। और एमए पार्ट 2 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 400 में 262 नंबर आए। ये पड़ा हुआ है भाई, मार्कशीट पड़ी हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। यानी कुल जो मार्क्स थे उनके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 499 थे 800 में, यानी करीब करीब 62.3% मार्क्स आए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एमए के अंदर। सब कुछ है, हमने कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस करके और ये डिग्री नहीं निकाली है, एकदम पड़ी हुई है, कोई भी देख ले। लेकिन केजरीवाल जी पता नहीं कौन सी डिग्री ढूंढ रहे हैं। यहां यह भी समझना जरूरी है कि साल 2014 में अरविंद केजरीवाल वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं, याद है ना? 2014 में अरविंद केजरीवाल वाराणसी से चुनाव लड़े थे नरेंद्र मोदी के खिलाफ। जो लोग चुनाव लड़ चुके हैं उन्हें यह बात अच्छी तरह पता होती है कि चुनाव लड़ने से पहले आपको हलफनामा देना पड़ता है, उसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बताना पड़ता है, साथ में उससे जुड़े सर्टिफिकेट भी बताने पड़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना हलफनामा जो दिया 2014 के चुनाव में, यह हलफनामे की कॉपी दिखा रहा हूं, उसमें कैटेगोरिकली लिखा है कि एमए किया है गुजरात यूनिवर्सिटी अहमदाबाद से। अगर अरविंद केजरीवाल को लगता था कि पीएम मोदी ने झूठ बोला तो इलेक्शन कमीशन से शिकायत करते, पीएम की सदस्यता ही चली जाती, वो चुनाव ही नहीं लड़ पाते। तब क्यों नहीं बोले कि गलत जानकारी भरी है, ये अनपढ़ पीएम है, या तब तो पीएम नहीं बने थे, बोलते अनपढ़ हैं, गलत भर दिए हैं, बोलना चाहिए था। तब तो नहीं बोले, तब तो आप चुनाव लड़ लिए, हार भी गए। अभी भी केस कर दीजिए कि गलत जानकारी दी है इन्होंने एफिडेविट में। इसके बावजूद अरविंद केजरीवाल ने गुजरात यूनिवर्सिटी में आरटीआई डालकर पीएम मोदी की डिग्री की जानकारी मांगी। जब ये सब जानकारियां पब्लिक डोमेन में पहले से ही हैं, तो फिर क्यों इस मामले को कानूनी प्रक्रिया में उलझाया जा रहा था? इसलिए इस केस में गुजरात हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल पर जुर्माना लगाया और कहा कि केजरीवाल को 25,000 रुपए का जुर्माना 4 हफ्ते के अंदर गुजरात स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी को देना होगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल एक तो 2016 वगैरह के आसपास पीएम मोदी अनपढ़ हैं, डिग्री कहां करते थे, अब अचानक फिर से डिग्री वाले मोड में आ गए। इसकी वजह क्या है? क्यों सब कुछ सामने होने के बावजूद पीएम मोदी को अनपढ़ बताने पर तुले हैं केजरीवाल? उसका डर क्या है? कुछ अंदर चल रहा है क्या? आपको यह समझना चाहिए।
आज दिल्ली की अदालत ने मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी खारिज कर दी और जमानत अर्जी को खारिज करते हुए बड़ी बात कह दी। दिल्ली की अदालत ने कहा कि पहली नजर में सिसोदिया आपराधिक साजिश के सूत्रधार दिखते हैं। कोर्ट ने पत्नी की बीमारी की दलील को यह कहते हुए भी मानने से इनकार कर दिया कि याचिकाकर्ता ने यह बीमारी 20 साल पुरानी होने का दावा किया है। मनीष सिसोदिया ने जमानत के लिए पत्नी की 20 साल पुरानी मानसिक हालत की दलील दी थी, लेकिन कोर्ट में इलाज के लिए 2022-23 के दस्तावेज दिखाए, जिस पर कोर्ट ने कहा कि इसमें भी कहीं ऐसी गंभीर हालत नहीं है जिसके लिए आरोपी को जमानत दे दी जाए। इसके अलावा कोर्ट ने कहा कि मनीष सिसोदिया ने मोबाइल फोन तोड़े, गायब किए और कैबिनेट नोट के बारे में भी कोई जानकारी नहीं दी, जिससे पता चलता है कि अगर जमानत दी गई तो हो सकता है कि आरोपी गवाहों को डराए, धमकाए और सबूत भी नष्ट करे। तो अरविंद केजरीवाल जी के सो कॉल्ड भगत सिंह, उनके बारे में आज कोर्ट ने ऐसी टिप्पणियां की और इसीलिए कई जानकारों को लगता है कि अरविंद केजरीवाल, उनके राइट हैंड और लेफ्ट हैंड यानी सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया, इनकी गिरफ्तारी के बाद से जो सवालों की बौछार उन पर हो रही है, जो उनकी छवि डैमेज हुई, उस पर से ध्यान हटाने के लिए नरेंद्र मोदी की डिग्री अनपढ़ पीएम कर रहे हैं। जबकि आजकल तो लोग मोबाइल पे बिना पढ़े लिखे भी सर्च कर लेते हैं और ये सब तो सबको मिल जाएगा, ऑनलाइन है भाई। नहीं तो कोई चाहे तो केजरीवाल जी को पाठशाला के आज वीडियो भेज दे। पाठशाला में अब पेट यानी पालतू जानवरों की लग्जरी लाइफस्टाइल का चैप्टर खोल रहा हूं, जिसके बारे में आज आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। घर में पेट पालने का शौक अब अरबों रुपए का मार्केट बन गया है। कैसे कुत्ता बिल्ली देश की अर्थव्यवस्था में अच्छी खासी कमाई करके दे रहे हैं, करोड़ों अरबों रुपए कमाई का जरिया बन रहे हैं और क्या क्या खर्च हो रहे हैं इन जानवरों पर, आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, देखिए। एक दौर था जब कहा जाता था कि पालतू जानवर रखने से घर में टाइम कट जाता है, वो घर की रखवाली भी कर लेते हैं। लेकिन अब यह दौर बदल गया है। बॉस अब पालतू जानवर के लिए बहुत टाइम निकालना पड़ता है और उसकी रखवाली के लिए अलग से बजट बनाना पड़ता है। पालतू जानवरों का नाम सुनकर अमूमन दिमाग में कुत्ते, बिल्ली, खरगोश जैसे जानवरों का नाम ही आता है। लेकिन अब तो भारत में लोग खतरनाक दिखने वाले जानवर जैसे तेगू, इगुआना, ये सब भी पालने लगे। दक्षिण भारत के कई राज्यों में इन जानवरों के शोरूम हैं, जहां लोग 1 लाख रुपए से लेकर 2.5 लाख रुपए में इन्हें खरीदते हैं। ये तस्वीरें देखिए, ये पेट हैं भाई, घर में पाले जाने वाले जानवर बन गए ये सब। इंडिया के अंदर जिस सांप को देखकर अच्छों की हालत टाइट हो जाती है, उसे भी आजकल पाला जा रहा है। मगरमच्छ भी दुनिया में लोग पाल रहे हैं। कई देशों में तो यह आम बात है कि लोग मगरमच्छ जैसे खूंखार जानवर को बाजार में घुमाने ले जाते हैं, उसे अपने बच्चे की तरह पालते हैं। कमाल की बात यह है कि लोग ऐसे खतरनाक जानवर को पालतू कैसे बनाते हैं और ये खूंखार जानवर अपने मालिक के इशारे पर शिकार करना तक भूल जाते हैं। ये देखिए, अब वो बैठ के मसाज दे रहा है मगरमच्छ को। यहां खून भरी मांग में मगरमच्छ के सामने रेखा को फेंक दिया था। लोगों का दिल धक से बाहर आ गया, अरे रेखा का क्या होगा, बाद में सर्जरी करानी पड़ी। यहां मगरमच्छ पाल रहा है भाई। अच्छा, जैसे कुत्ते को पट्टा लगाते वैसे मगरमच्छ को पट्टा लगा के घुमा रहा है। भारत में अभी ज्यादातर लोगों में कुत्ते, बिल्ली जैसे जानवर पालने का ही शौक है, लेकिन कुछ में है कि ऐसे जानवर भी वो पाल रहे हैं। लेकिन आप कुत्ते बिल्ली को पालने का भी जो आज का खर्चा है वो सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। आजकल पालतू जानवर की केयर के लिए ऐसी महंगी सुविधाएं आ गई हैं। वो देखिए, कुत्ता मास्क लगा के बैठा है भाई, जैसा लोग घर में फेस मास्क लगाते हैं, आंख में ककड़ी खीरा लगाते हैं, वो कुत्ता लगाए बैठा है। इनकी देखभाल और साफ सफाई के लिए पेट स्पा है। जैसे आप और हम स्पा में जाते हैं, वैसे ही आजकल जानवरों के लिए स्पा खुल गया है, जहां अच्छी खासी फीस देकर ग्रूमिंग की जाती है। इन पेट स्पा में जानवरों को हेयर कट करवाया जाता है, उनके नाखून सेट हो रहे हैं भाई, मालिश होती है, उसको मसाज मिल रहा है, ब्रश करवाया जाता है, नहलाया जाता है, बाल ड्रायर से सुखाए जाते हैं, फिर बॉडी पॉलिशिंग होती है इन जानवरों। देखिए कैसे बाल कट रहे हैं उसके।
जानवर बिल्कुल टिप टॉप होकर बाहर निकलता है। जैसे बहुत से लोग अपनी देखभाल के लिए सलून और ब्यूटी पार्लर जाते हैं, उससे कहीं ज्यादा महंगी केयर तो इन पेट्स की हो रही है भाई। आज आपको जानवरों और पालतू जानवरों की देखभाल का पूरा बाजार भी बताता हूं कि कैसे इनकी केयर अर्थव्यवस्था की भी कुछ हद तक देखभाल कर रही है। पालतू जानवरों में लोगों की पहली पसंद डॉग होता है, डॉगी, कुत्ता, कुछ भी कह लीजिए। अगर आप देखेंगे देश में जो पालतू डॉग है, पालतू डॉग, ये 2019 में करीब 2 करोड़ थे। 2 करोड़ पालतू कुत्ते थे देश के अंदर। माना जा रहा है कि इस साल के अंत तक 2023 में ये करीब 3 करोड़ 10 लाख हो जाएंगे। 3.1 करोड़ पालतू कुत्ते। और जो ये पेट केयर का बाजार है, जो आप ये सब देख रहे हैं कि भाई उनकी ग्रूमिंग हो रही है, कोई बाल कटवा रहा है, कोई सलून ले जा रहा है, वगैरह वगैरह, आप जो है कुछ लोग कराते होंगे। नहीं बॉस, कुछ लोग नहीं करा रहे हैं। ये 2022 में ये पेट केयर का बाजार 74,000 करोड़ रुपए का था। 74,000 करोड़ लोगों ने खर्च कर दिए जानवरों के देखरेख में। और 2032 तक 2032 अगले 9-10 साल में यह माना जा रहा है कि 2,10,000 करोड़ रुपए का बाजार हो जाएगा। किसका? ये पालतू जानवरों, डॉग नहीं, पेट्स का कह लीजिए, जिसमें सब आ जाएंगे, कुत्ता बिल्ली सब। उनकी देखरेख का मार्केट जो है वो 2,10,000 करोड़ रुपए का हो जाएगा भाई। हर साल 19% की ग्रोथ हो रही है इस मार्केट में, 19%। और अगर आप देखेंगे कि ये सब जो हो रहा है, कई लोगों को एक तो यकीन नहीं हो, वो देखिए कैसे मजे से मसाज चल रहा है उसका। अगर आप देखेंगे जो पेट फूड का मार्केट है वो 2022 में, आप इसमें भी अगर देखेंगे, पेट फूड जो खाना होता है, ये 2022 में इसका जो मार्केट था वो करीब 4,000 करोड़ का था, 4,000 करोड़। 2025 में, 2025 में ये 10,000 करोड़ का हो जाएगा, 10,000 करोड़ बॉस। और ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है, क्योंकि पेट का खाना और देखभाल बेसिक जरूरत है। लेकिन हैरानी तो आपको यह जानकर होगी कि बहुत से लोग अपने पालतू जानवर की बकायदा ट्रेनिंग करवाते हैं ताकि उनके व्यवहार में बदलाव आए, थोड़ी तमीज से व्यवहार करें जब भी कोई घर पर आए, और इसके लिए ट्रेनर को बकायदा फीस दी जाती है। आजकल पेट्स को खुश रखने के लिए शहरों में पेट होटल का कॉन्सेप्ट आ गया है। इसमें उनके लिए स्विमिंग पूल से लेकर गेमिंग और स्पा की सुविधा होती है। इसके बारे में आपको आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले पेट की देखभाल में कितना खर्च आता है उसके बारे में आपको बताता हूं। इससे आप समझ सकेंगे कि पालतू जानवरों की देखभाल में किस तरह का खर्च आजकल लोग कर रहे हैं। आजकल भागदौड़ भरी जिंदगी में लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि वो अपने पालतू जानवरों की देखभाल कर सकें, और इसी जरूरत ने पेट केयर का पूरा बाजार खड़ा कर दिया। आप कहीं बाहर जा रहे हैं और अपने पेट की देखभाल के लिए कहीं पेट बोर्डिंग में उसे छोड़ना चाहते हैं, मतलब कई लोग जा रहे बाहर, अब मेरा कुत्ता कौन रखेगा, बिल्ली कौन रखेगा, तो पेट बोर्डिंग का कॉन्सेप्ट चल रहा है कि आप हमारे पास छोड़ जाइए, और उसके लिए 900 से 1,200 रुपए रोजाना देने पड़ते हैं। आप खुद घर में अगर बहुत बिजी हैं और अपने पेट की देखभाल का टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं, तो बाहर से किसी को देखभाल के लिए बुलाते हैं। इसको पेट सिटिंग कहते हैं। जैसे बच्चे की देखभाल के लिए लोग नैनी रखते हैं, वैसे आजकल जानवरों के लिए पेट सिटिंग हो रहा है भाई। एक दिन में 500 से 1,000 रुपया वो लेता है व्यक्ति आपका जानवर देखने का, उसको बाबू सोना करके बुलाने का। पेट की ग्रूमिंग जैसे हेयर कट, नेल केयर, ब्रश, नहलाना, ड्रायर, पॉलिश करवाते हैं, तो पेट ग्रूमिंग पर 1,000 से 2,000 रुपए खर्च हो रहे हैं। इसके व्यवहार में बदलाव और एक्टिव बनाने के लिए ट्रेनिंग दिलवाते हैं, तो डॉग ट्रेनिंग के लिए करीब 10,000 रुपए महीने की फीस लगती है। पेट को एक शहर से दूसरे शहर भेजना है, तो पेट रीलोकेशन का काम चल रहा है। करीब 3,500 रुपए के साथ प्रति किलोमीटर चार्ज भी देना पड़ता है। अगर अंतिम संस्कार करना है कि घर से ट्रांसपोर्ट, दाह संस्कार, पौधारोपण, तो पेट फ्यूनरल चल रहा है भाई, 6,000 रुपया लेते हैं और पेट का फ्यूनरल होता है।
मतलब आप जो चीज इंसान के लिए सोच रहे हैं आज की डेट में वो हर चीज पेट्स के लिए हो रही, घरेलू जानवरों के लिए हो रही। पेट्स के लिए आजकल स्पेशल होटल तक भी हैं। विदेशों में तो ये पहले ही शुरू हो गया था, भारत में भी पिछले कुछ सालों से इसकी शुरुआत हुई। 2017 में गुरुग्राम में कुत्तों के लिए एक लग्जरी होटल खुला था, जो कुत्तों के लिए भारत ही नहीं पूरे दक्षिण एशिया का पहला लग्जरी होटल था। इस लग्जरी होटल का एक रात का किराया करीब 4,500 रुपए के करीब बताया गया था। होटल में कुत्तों के लिए लग्जरी स्वीट में वेलवेट के कवर्स वाले बड़े बेड थे, टीवी था, प्राइवेट बालकनी बनाई गई थी। अब कुत्ता टीवी भी देख रहा है। मुझे नहीं पता वो बैठ के पाठशाला देखते हैं नहीं देख, आज देख रहे होंगे तो कह रहे होंगे वाह हमारी बात कर रहा है। होटल में कुत्तों के लिए स्पेशल स्विमिंग पूल के अलावा आयुर्वेदिक तेल से मसाज था भाई, स्पा की सुविधा थी। कुत्ते को ऐसी ऐसी सुविधा मिल रही है, कई लोगों का जीवन वैसा नहीं है जितना उनको आजकल आराम। इसके अलावा होटल के डॉग कैफे में कुत्तों का मनपसंद खाना दिया जाता था। बेल्जियम से नॉन अल्कोहलिक बियर मंगवाई जाती थी। इसी तरह से पेट फ्रेंडली होटल का बिजनेस भी बढ़ रहा है। कुछ स्पेशल होटल ऐसे होते हैं जो सिर्फ उन्हीं लोगों को रुकने देते हैं जिनके पास डॉग्स होते हैं। ऐसे ऐसे होटल हैं भाई जहां आप तभी रुक पाएंगे जब आपके पास कोई डॉग होना चाहिए। और इस तरह के होटल में बुकिंग आपके नाम पर नहीं बल्कि आपके डॉग के नाम पर बुकिंग होती है। हर रूम में पेट के लिए अपना अलग बेड होता है। पेट्स के लिए होटल में हर आधुनिक सुविधा होती है। ये वो खर्च हैं जो आप बाहर से कोई सुविधा लेते हैं तब करने होते हैं। पेट को पालने में बहुत सारे खर्चे तो ऐसे भी हैं जो आपको करने ही पड़ते हैं, जैसे पेट को पहनाए जाने वाली कुछ एक्सेसरीज भी बताता हूं। यह भी हजारों करोड़ का मार्केट है। पालतू जानवर के खो जाने के खतरे को देखकर जीपीएस ट्रैकर आता है, 1500 से 4500 रुपए की कीमत का। उसमें जीपीएस ट्रैकर लगा है, तो आपका जानवर इधर उधर कहीं गया तो आप उसको गले में पहना दीजिए तो वो पता चल जाएगा कि कहां है। कुत्ते के खेलने के लिए एक स्पेशल मजबूत बॉल आती है जिसे कॉन्ग बॉल कहते हैं। यह 700 रुपए की आती है। आरामदायक बिस्तर 1000 से 2000 रुपए का आता है। गले में पहनने के लिए लीश या बेल्ट जो है वो 500 से 700 रुपए की आती है। सामान्य फूड खिला रहे हैं तो 400 रुपए किलो का आएगा। इंपोर्टेड फूड खिला रहे हैं तो 9000 रुपए किलो का आएगा। और 9000 किलो का तभी ना बिक रहा है जब लोग खिला रहे होंगे, तभी ना बिक रहा है भाई। ये तो बहुत बेसिक खर्चे हैं। इसके अलावा पेट्स के कपड़े, मेडिकल ट्रीटमेंट, दवा और वैक्सीनेशन के भी खर्चे होते हैं। बहुत से लोग तो अपने पेट का फोटो सेशन और बर्थडे भी मनाते हैं। इसके लिए स्पेशल केक और दूसरे आइटम आते हैं। एक तरफ कुछ लोग कुत्ते और दूसरे पालतू जानवरों पर दिल खोलकर खर्च कर रहे हैं, दूसरी तरफ इसी समाज में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अपने जो रिश्ते हैं, इंसानी रिश्ते, उस पर समय खर्च करने को तैयार नहीं। बुजुर्ग माता पिता को एक वक्त की रोटी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो देना नहीं चाहते। आज ऐसे बच्चों की भी क्लास लगाना जरूरी है। ये चैप्टर हमारे यहां माता पिता को भगवान से बढ़कर दर्जा दिया गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि सर्व तीर्थमयी माता सर्वदेवमय पिता मातरम पितरम तस्मात् सर्व यत्नेन पूज्येत। यानी मां में सभी तीर्थ और पिता में सभी देवताओं के वास होता है। इसलिए संतान का कर्तव्य है कि अपने माता पिता की सेवा और आदर करें। लेकिन उस माता पिता की आज क्या हालत हो गई है, आज जरा इसका चैप्टर देखिए। यह चैप्टर इसलिए खोलना पड़ा है क्योंकि एक बुजुर्ग पति पत्नी के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको झकझोर कर रख दिया। हरियाणा के चरखी दादरी में अपने बच्चों के बर्ताव से दुखी होकर एक बुजुर्ग पति पत्नी अपनी जान देने को मजबूर हो गए। पुलिस के मुताबिक 78 साल के जगदीश चंद्र आर्य और 77 साल की उनकी पत्नी भागली देवी ने सल्फास की गोलियां खाई। देर रात करीब 2:30 बजे जगदीश चंद्र ने जहर निगलने की जानकारी पुलिस कंट्रोल रूम में दी। दोनों अपने बेटे वीरेंद्र के पास रहते थे और वीरेंद्र का बेटा विवेक आर्य 2021 बैच का आईएएस अधिकारी। बुजुर्ग दंपत्ति ने जहर खाने से पहले एक सुसाइड नोट छोड़ा जो दम तोड़ने से पहले उन्होंने पुलिस को सौंपा।
पुलिस क्या कह रही है एक बार सुनिए, फिर आगे की बात बताते हैं। कल शाम के समय हमारी ईआरवी को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि जगदीश चंद्र नामक व्यक्ति जो गोपी गांव का रहने वाला है और उसकी घरवाली भागली, उन दोनों ने कोई जहरीला पदार्थ जो है ना उसका सेवन कर लिया है और वो दोनों उसकी इफेक्ट में हॉस्पिटल में एडमिट है। जिस पर तुरंत हमारी ईआरवी वहां मौके पर पहुंची तो जगदीश चंद्र ने उन्हें एक लिखित दरखास्त पेश करी, खुद की उसकी लिखी हुई है। उसको आप सुसाइड नोट भी कह सकते हैं क्योंकि अब वो दोनों मर चुके हैं। सुसाइड नोट में जगदीश चंद्र आर्य नाम के इस बुजुर्ग ने लिखा कि उनके बेटे के पास 30 करोड़ की संपत्ति, 30 करोड़ की संपत्ति वाले बच्चों के मां बाप सुसाइड कर रहे हैं भाई। ये आज के देश में भी हो रहा है। लेकिन उसके पास माता पिता को देने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं है, ये उन्होंने लिखा। जगदीश चंद्र आर्य ने लिखा कि वो अपने छोटे बेटे के पास रहते थे। 6 साल पहले उसकी मौत हो गई। कुछ दिन उसकी पत्नी ने साथ रखा, लेकिन बाद में वो भी बदल गए। विरोध किया तो पीट कर घर से निकाल दिया। घर से निकाले जाने के लिए 2 साल तक ये लोग अनाथ आश्रम में रहे। घर से निकाले जाने के बाद वहां से वापस लौटे तो बहू ने मकान में ताला लगा दिया। सुसाइड नोट में आगे लिखा गया है, ऐसी स्थितियों के बीच जगदीश चंद्र की पत्नी लकवे का शिकार हो गई और वो रहने के लिए दूसरे बेटे के पास आ गई। कुछ दिन बाद दूसरे बेटे ने भी साथ रखने से मना कर दिया और बुजुर्ग माता पिता को बासी खाना देना शुरू कर दिया। जगदीश चंद्र आर्य ने लिखा कि वो ये मीठा जहर कितने दिन खाते, इसलिए उन्होंने सल्फास की गोली खा ली। उन्होंने सुसाइड नोट में लिखा कि उनकी मौत का कारण उनकी 2 बहू, बेटा और एक भतीजा है। जितने जुल्म इन लोगों ने किए वो कोई भी संतान अपने माता पिता पर न करे। जिस देश में और जिस संस्कृति में धरती से बड़ी माता और आकाश से ऊंचा पिता का स्थान माना गया है, उस देश में अगर इस तरह की खबरें दिखती और समाज में ऐसा होता तो अंदर तक आत्मा कचोट जाती। लेकिन समाज में ऐसी ही मानसिकता धीरे धीरे हावी हो रही है। एक एनजीओ है हेल्पेज इंडिया, उसके सर्वे के मुताबिक 35% बेटे बेटियों, बहुओं और दामादों ने कहा कि माता पिता और सास ससुर की सेवा करना उन्हें कतई पसंद नहीं, जबकि करीब 14% ने कहा कि वो कभी कभार उनकी सेवा करना उनको ठीक लगता है, कभी कभार। 13% के आसपास लोगों ने माना कि उन्हें कभी कभी अपने बुजुर्गों की देखभाल करना ही ठीक लगता है। करीब 12% लोगों ने कहा कि वो अक्सर अपने घर में बुजुर्गों की देखभाल करते हैं। हालांकि अब भी करीब 27% लोग ऐसे हैं जो हमेशा अपने बुजुर्गों को अपने साथ रखना और उनकी देखभाल करना पसंद करते हैं। भारत भले ही युवाओं का देश है, लेकिन बुजुर्ग आबादी भी कम नहीं है और इनका बहुत ध्यान रखे जाने की जरूरत है। साल 2021 में 2021 में अगर आप देखेंगे, भारत में बुजुर्गों की संख्या, भारत में जो बुजुर्ग थे उनकी संख्या थी 2021 में 13 करोड़ 80 लाख, करीब करीब 14 करोड़ के आसपास। इसमें से पुरुष 7 करोड़ 10 लाख थे और महिला 6 करोड़ 70 लाख। भारत में बुजुर्गों की आबादी तेजी से बढ़ रही। साल 1961 में कुल आबादी का करीब करीब 5.6% बुजुर्ग थे। और 2021 में कुल आबादी का करीब करीब 10% जो है वो बुजुर्ग। तो भाई वक्त बीता है तो लोग बूढ़े होंगे, बुजुर्ग होंगे, ये तो होगा ही। और 2031 तक माना जा रहा है कि कुल आबादी का करीब करीब 13% जो है वो बुजुर्ग हो जाए। भारत में बुजुर्गों की इसी बढ़ती अनदेखी की वजह से ओल्ड एज होम्स की संख्या भी तेजी से बढ़ रही। भारत में वृद्धाश्रम साल 2016 में अगर आप देखेंगे, जो ओल्ड एज होम होते हैं वृद्धाश्रम, 2016 में करीब करीब जो है वो 500 वृद्धाश्रम थे देश के अंदर।
आज की डेट में अभी ये बढ़कर 728 हो गए, 728। सालाना 25% की दर से बढ़ रहे हैं, 25% की दर से देश में वृद्धाश्रम बढ़ रहे हैं। यानी जिन मां बाप ने अपनी नींद खराब की, अपना खाना छोड़ा, अपनी पार्टियां छोड़ी, अपने वेकेशंस छोड़े, उनको आप वृद्धाश्रम छोड़ा। सोचिए, हालत यह हो गई है कि परिवार अपने बुजुर्ग का ध्यान नहीं रखना चाहते। बुजुर्गों का ख्याल रखना, उनका अकेलापन दूर करना आज की डेट में एक बिजनेस बन गया। देश में बुजुर्गों की बढ़ती आबादी और उनके अकेलेपन को दूर करने के लिए कई कंपनियों ने पहल शुरू की। कोलकाता में बेस्ड बडी बैक होम संस्था ने बुजुर्गों की देखभाल के लिए खास पैकेज तैयार किया है, जिसके तहत बुजुर्गों को उनकी शॉपिंग, खास मौकों के सेलिब्रेशन, डॉक्टर विजिट और स्वास्थ्य की देखभाल समेत दूसरी सुविधाएं दी जाती। एक बुजुर्ग दंपति को बडी ऑल अलोंग पैकेज के तहत सभी सुविधाओं को फायदा उठाने के लिए 1 महीने की फीस करीब 6,000 रुपए चुकानी होती है। जबकि अगर कोई बुजुर्ग अकेला रहता है तो वो 999 रुपए देकर 1 हफ्ते के लिए बडी ऑन कॉल का पैकेज ले सकता है। यानी आप सोचिए कि किस तरह से अब सुविधाएं देने के नाम पर पैसे चल रहे हैं। और हमने ऐसा सोच के जो है आज खबरें नहीं तलाशी, लेकिन कितना अजीब है कि एक तरफ जानवरों को सुविधाएं देने का बाजार कई लाख करोड़ का हो रहा है और एक तरफ किसी और के मां बाप को दवा खिलाने का भी एक बाजार बन रहा है। किसी और के मां बाप को वृद्धाश्रम में रखना पड़ रहा है। सोचिए, सब ऐसे नहीं है, लेकिन जो ऐसे हैं, सोचें कि क्या करें। पाठशाला में अब वो चैप्टर जिसमें आपको बताऊंगा कि नई संसद में मोदी को देखकर कौन सा नया विवाद शुरू होगा। नई संसद की जरूरत लंबे समय से महसूस की जा रही है, लेकिन इस पर भी विपक्ष ने राजनीति शुरू कर दी। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल यानी गुरुवार को सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बन रहे नए संसद भवन का अचानक दौरा किया। ये तस्वीरें नई संसद में पीएम मोदी के दौरे की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला भी। पीएम मोदी ने संसद के दोनों सदनों में चल रहे निर्माण कार्य का जायजा लिया। नई संसद में सुविधाओं को कैसे और बढ़ाया जाए, हाईटेक तकनीक पर पीएम मोदी ने चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ने नए संसद भवन के दोनों सदनों का बारीकी से निरीक्षण किया। प्रधानमंत्री ने संसद के अंदर सिटिंग अरेंजमेंट के बारे में जानकारी दी। गैलरी में लगी तस्वीरों को बारीकी से देखा। उनके साथ अधिकारी भी मौजूद थे जो उन्हें सारी जानकारी दे रहे थे। सांसदों की सीट पर लगे हाईटेक गैजेट्स के बारे में पीएम मोदी ने जानकारी दी, जहां सरल और ग्राफिकल इंटरफेस के साथ मतदान में आसानी के लिए स्मार्ट डिस्प्ले और बायोमेट्रिक शामिल किए गए। कुल मिलाकर 1 घंटे तक पीएम मोदी ने नई संसद के हर पहलू के बारे में जानकारी दी। नए संसद भवन का निरीक्षण करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने वहां काम कर रहे श्रमिकों से भी बात की। अच्छा, ये सारी चीजें उनके कामकाज का तरीका है। भाई, कोई काम चल रहा है, देश के मुखिया है तो जाकर निरीक्षण करते हैं। जो लोग मेहनत कर रहे हैं उनको श्रमदान दे रहे हैं, उनको इज्जत देते हैं, उनको नमस्कार करते हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जब भी किसी निर्माण कार्य का जायजा लेते तो वहां काम करने वाले श्रमिकों से जरूर मिलते हैं। प्रधानमंत्री मोदी इनको श्रमवीर कहते हैं। नए संसद भवन के निर्माण कार्य में जुटे हुए श्रमिकों से भी पीएम मोदी ने मुलाकात की और उनकी तारीफ की। पीएम मोदी ने श्रमिकों से पूछा कि कोई तकलीफ तो नहीं है, कोई परेशानी वगैरह तो नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन का दौरा क्या किया, विपक्ष को आग लग गई। विपक्ष ने इसे भी मुद्दा बना लिया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने पीएम मोदी के संसद भवन के दौरे पर ट्वीट किया और लिखा कि यह निजी गर्व का पहला प्रोजेक्ट है। हर तानाशाह अपने पीछे आर्किटेक्चर की विरासत को छोड़कर जाना चाहता है। पैसे की भारी बर्बादी। यह जयराम रमेश कर रहे। आज कांग्रेस को यह तानाशाही लग रही, ये पैसों की बर्बादी लग रही, जबकि यही जयराम रमेश
2012 में क्या कहते थे आज आपको वो भी याद दिलाता। 2012 में जयराम रमेश कहते थे हमें नए संसद भवन की सख्त जरूरत है। वर्तमान संसद भवन काफी पुराना है और अब यह काम के लायक ही नहीं बचा है। यह बयान जयराम रमेश ने 15 जुलाई 2012 को दिया था। तब जयराम रमेश यूपीए सरकार में कैबिनेट मंत्री थे। 2012 में जो इन्होंने जरूरत बताई थी वो 2023 में जाकर नरेंद्र मोदी पूरा कर रहे हैं, तो वो पैसे की बर्बादी हो गई। विपक्ष के एक और नेता हैं संजय सिंह, जो आम आदमी पार्टी के सांसद हैं। संजय सिंह ने पीएम मोदी की तस्वीर पोस्ट करते हुए ट्वीट किया, लिखा कि मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, डिक्टेटरशिप होती तो ऐसा ही होता। संसद भवन का जायजा लेना इनके हिसाब से डिक्टेटरशिप। अच्छा, ये लोग खुलकर नरेंद्र मोदी को डिक्टेटर बताते हैं, तानाशाह बताते हैं, फिर भी कहते हैं कि इस देश में बोलने की आजादी नहीं रही। इसी तरह से समाजवादी पार्टी नेता आईपी सिंह ने सोशल मीडिया पर नई संसद और पीएम मोदी पर लिखा कि इस नई संसद का मतलब मैं और मेरे सब गुलाम यहां बैठेंगे और वे मेरे नाम की माला जपें, जहां विपक्ष से मेरे खिलाफ कोई आवाज नहीं उठेगी। अनपढ़ 9वीं फेल देश की शिक्षा मंत्री देशवासियों को ज्ञान देंगी। सनद रहे 2024 के बाद देश में कोई चुनाव नहीं होगा। इन्होंने मान लिया कि चुनाव नहीं और इनके हिसाब से नरेंद्र मोदी के गुलाम वहां बैठेंगे। बॉस, वहां ना लोकतंत्र में जनता राजा होती है और वो जिसको चुनकर भेजती है, अगर आप उसको गुलाम मानते हैं तो वो लोग वहां पहुंचते हैं। तो थोड़ा प्रयास और जोर लगाइए कि जनता आपको भी चुनकर भेजे। मोदी विरोध में ये नेता आज कुछ भी कह रहे हैं, लेकिन इससे सच्चाई नहीं बदल जाती। सच ये है कि नई संसद को बनाने की परियोजना नरेंद्र मोदी ने नहीं, बल्कि इसकी शुरुआत 2012 में हुई। 2012 में तत्कालीन लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार ने नए संसद भवन परियोजना को मंजूरी दी। मीरा कुमार ने 2012 में शहरी विकास मंत्रालय को नए संसद भवन के निर्माण की योजना पर काम करने के लिए कहा। 13 जुलाई 2012 को मीरा कुमार के ओएसडी ने शहरी विकास मंत्रालय को चिट्ठी लिखकर कहा कि संसद भवन में कई जगह दरारें दिखाई देने लगी। मीरा कुमार की चिट्ठी के बाद शहरी विकास मंत्रालय ने नए संसद भवन के लिए जमीन की खोज भी शुरू कर दी। लेकिन यूपीए सरकार में योजना सिर्फ कागजों पर ही रहेगी। इसे नरेंद्र मोदी ने आकर शुरू किया और अब लगभग बनकर तैयार है। वर्तमान संसद भवन करीब 96 साल पुराना हो चुका है और इसमें भूकंप समेत कई सुरक्षा संबंधी खतरे हैं। इसके अलावा मॉडर्न और स्मार्ट बिल्डिंग की जरूरत है, क्योंकि दुनिया के दूसरे देशों में भी मॉडर्न संसद। साथ ही परिसीमन से सीटें बढ़ने पर बड़ी इमारत की जरूरत होगी। नई संसद में ऑफिस स्पेस ज्यादा मिलेगा और सुविधाएं बढ़ने से संसद की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। नए संसद भवन की जरूरत इसलिए भी है क्योंकि 2026 में नए सिरे से परिसीमन होने वाला है, जिसके बाद लोकसभा और राज्यसभा सदस्यों की संख्या बढ़ जाएगी। जैसे अगर आप देखेंगे, फिलहाल लोकसभा इसमें अभी कितनी सीटें हैं? 543 सीट होती है। परिसीमन के बाद कितनी हो जाएंगी? ये बढ़कर हो जाएंगी 876। तो ये लोग कहां बैठाइए? राज्यसभा में आज की डेट में कितने हैं? राज्यसभा में आज की डेट में 250 लोग बैठते हैं। ये बढ़कर परिसीमन के बाद करीब 400 हो जाएंगे। तो अभी आप करीब जो है 500, 207, करीब 800 लोगों को बैठा सकते हैं। परिसीमन के बाद बढ़कर वो 1200, 1300 हो जाएंगे। तो तब सोचिएगा कि आप संसद बनाएं। यानी नई संसद भवन का लाभ हर किसी को मिलेगा। भविष्य को ध्यान में रखकर इसका निर्माण हो रहा है। फिर भी राजनीति हो रही है, क्या कीजिए। चलो, पाठशाला में अब फैक्ट चेक की क्लास। सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, आपने भी हो सकता है देखा होगा, जिसमें नीली रंग की कार तेज रफ्तार से आती हुई नजर आती है और फिर सड़क पर सामने खड़ी पुलिस की गाड़ी को देखकर अचानक बाएं मुड़ती है। इसके बाद यह कार अंडरपास से गुजर रहे ट्रक और बस की छत पर उछलकर अंडरपास के दूसरी तरफ चली जाती है। वायरल वीडियो में दावा किया जा रहा है कि यह घटना असली है और कहा जा रहा है कि क्या टाइमिंग रही कि उसी वक्त दो गाड़ियां आई और गाड़ी दूसरी तरफ उछलकर चली। लेकिन हमें इस वीडियो में कुछ तो गड़बड़ लगी, तो हमने इसका फैक्ट चेक किया। पता चला कि यह वीडियो असली है ही नहीं, बल्कि एक एनिमेटेड वीडियो है और इसे कंप्यूटर ग्राफिक्स की मदद से तैयार किया गया है। तो इसी तरीके का एक और आप वीडियो देखिए, ट्रक के नीचे से गाड़ी निकल गई। ये भी एनिमेटेड वीडियो है जिसे असली बताकर कई लोगों ने सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। तो पाठशाला में आज के लिए इतना ही। अब